मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, राजनीति में पद माने नहीं रखता है। राजनीति विचारधारा की होती है। जब विचारधारा का कत्लेआम होता है तो राजनीति अपने आप मर जाती है। पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा, उसके बाद सपा की सदस्यता से इस्तीफा और अब विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे चुके स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्या कारण रहे कि एक हफ्ते में इन तमाम पदों से आप इस्तीफा दिए चले आ रहे हैं और आज आपने विधान परिषद की सदस्य से भी इस्तीफा दे दिया? पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, राजनीति में पद माने नहीं रखता है। राजनीति विचारधारा की होती है। जब विचारधारा का कत्लेआम होता है तो राजनीति अपने आप मर जाती है। समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने के दिन से लेकर आज तक मैंने जनधार बढ़ाने की लगातार कोशिश की। यहां तक कि मेरे आते ही बड़े पैमाने पर जनधार बढ़ा भी। जिस वर्ग समाज का वोट कभी नहीं मिलता था, उनका भी वोट मिला। उसका नतीजा हुआ कि 2022 चुनाव के पहले जिस समाजवादी पार्टी के पास मात्र 45 विधायक थे, 2022 के बाद उसके पास 111 विधायक हो गए। लेकिन कुछ वहां स्वयंभू नेता बैठे हुए हैं। कौन जैसे? जो समाजवादी पार्टी की खटिया खड़ी विस्तार गोल करने में लगातार लगे रहते हैं। समाजवादी पार्टी पर वो ग्रहण बन के बैठे हुए हैं। उनका कद प्रतिष्ठा राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बड़ा है। अच्छा। जिनको न डांट सकते हैं, न उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा। और जब तक वो रहेंगे तब तक समाजवादी पार्टी का इसी प्रकार से बंटाधार होता रहेगा। इसलिए अब तय करना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि समाजवादी पार्टी किस तरफ ले जाना चाहते हैं। तो क्या आपने अखिलेश जी से इस दौरान सारी बातें हो चुकी हैं। 12 फरवरी को बैठ करके 1-to-1 भी बात हुई है। 13 फरवरी को उन्हीं सब बातों पर मैंने पत्र के माध्यम से भी उनको पुनः अवगत कराया है। तो 1-to-1 बातचीत 13 तारीख को पत्र देने का मकसद मात्र यही था कि केवल हम और राष्ट्रीय अध्यक्ष ही न जाने की क्या बात हो रही है, प्रदेश और देश के कार्यकर्ता भी जाने, इसलिए मैंने उसको सार्वजनिक भी किया। लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार का उत्तर प्रत्युत्तर न आना इस बात को सूचित करता है कि उनको विचारधारा से, पार्टी निर्धार से कोई लेना नहीं है। वो पार्टी शौकिया चला रहे हैं और इसीलिए आज मैंने प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया। और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद मैंने अपने नैतिक जिम्मेदारी समझी। इसलिए नैतिकता के आधार पर मैंने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा देने का पत्र माननीय सभापति विधान परिषद को भेज दिया। ये देखा जा रहा है, जिस दिन समाजवादी पार्टी कार्यालय में पूजा पाठ हुई, जो केदारेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है उसका शिला यहाँ आई थी, उसके बाद पूजा पाठ हुई, उसके बाद ये सब कुछ देखने को मिला। आप कहीं ना कहीं धार्मिक अलग अलग विषयों पर अलग अलग टिप्पणियां भी करते रहे हैं। उन विषयों को लेकर के कई बार निजी बयानबाजी जैसी चीजें भी कही गई। तो क्या जो पूजा पाठ हुई उस बात से कोई आपत्ति है? देखिए, ये तो इत्तेफाक है कि जिस दिन पूजा पाठ हुई मैं उस दिन चंदौली में था कार्यक्रम में जी। तो पूजा पाठ के विषय में ना हमें जानकारी थी और न पत्र में इसका कोई जिक्र है जी। पूजा पाठ को मैं लोगों को व्यक्तिगत श्रद्धा का मामला समझता हूँ जी। इसलिए किसी की पूजा पाठ पर और किसी की पूजा पद्धति पर हमें किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं था, नहीं है, न था, न है। हम सभी धर्म और धर्मावलंबियों का स्वागत और सम्मान करते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि शुरुआती दौर में मैंने नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ भी राजनीति की है जी। हमने लंबी राजनीति में देखा कि मुलायम सिंह यादव जी यद्यपि हनुमान जी के बड़े अनन्य भक्त थे जी, घर में पूजा करते थे, लेकिन अपने सार्वजनिक जीवन में मुख्यमंत्री रहे हों, नेता विदल रहे हों या पदाधिकारी रहे हों, कभी किसी मंदिर में जाते हुए उनको नहीं देखा। लेकिन आज के जो समाजवादी पार्टी के उत्तराधिकारी हैं जी, वो हर वो काम कर रहे हैं जो नेताजी मुलायम सिंह यादव नहीं करते थे। मतलब नेताजी के पद से स्वाभाविक रूप से चिन्हों से वो समाजवादी रास्ते से हटकर कहीं न कहीं आज समाजवादी पार्टी चल रही है।
मतलब पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए थी। पार्टी काले में नहीं होनी चाहिए, घर पे करें, घर पे करें, उनका अपना श्रद्धा का मामला है। लेकिन पार्टी काले में तो हमने आज तक बीजेपी को भी किसी देवी देवता भगवान की पूजा करते नहीं देखा। ये तो बीजेपी से भी आगे बड़े पुजारी हो गए, जो अनोखी बात देखने को मिली, जो समाजवादी संस्कृति में इसके पहले कभी नहीं थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो 2024 का चुनाव, उसमें भाजपा एक तरफ जो अपने आप को राम भक्त बता रही है या राम को लेकर के राम मंदिर बना, उसमें तमाम जो अपना योगदान गिनाती है, तो कहीं ना कहीं उसकी काट निकालने के लिए अखिलेश यादव ने ऐसा किया हुआ? अब वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका उत्तर तो सही मायने में अखिलेश जी ही दे पाएंगे, क्योंकि किस भावना से किया, वो भावना बेहतर तरीके से उसका उल्लेख अखिलेश जी कर सकते हैं। मैं चूंकि मौके पर था भी नहीं, इसलिए इसके विषय में न जानकारी है, न कोई टिप्पणी करने का पक्षधर हूं। सांसद मौर्य जी, आप बहुजन समाज पार्टी में भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी से अभी आपने इस्तीफा दिया है, अब राजनीति किस तरफ? देखिए, वैचारिक टकराहट ही हमेशा मुझे ऐसा करने के लिए बाध्य किया। मैं लगातार 22 साल तक बहुजन समाज पार्टी में रहा, मिशनरी कार्यकर्ता के रूप में काम किया। जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन था, मानव काशीराम जी का सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन था, तब तक मैं अगली कतार का कार्यकर्ता बन के काम किया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे से हटकर जिस दिन सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के नारे पर बहुजन चली, उसी दिन से बहुजन समाज पार्टी की उल्टी गिनती की शुरुआत हुई। मैंने समझा बुझा के कई बार पटरी पर लाने की कोशिश की, लेकिन नेता ने बात अनसुनी कर दी। तो क्या नतीजा हुआ कि उस समय भी एक सवाल, क्या सर्वजन हिताय नहीं होना चाहिए? नेता उस समय भी मैंने नेता विरोधी दल का पद छोड़ा था, राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा था, बीजेपी में कैबिनेट मंत्री था, लेकिन जिस समय अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण खत्म करने की कोशिश की गई, प्रस्ताव रोकने का कैबिनेट प्रस्ताव मैंने रोकने का प्रयास किया, फिर भी नहीं रुका, और 69,000 सीटों की भर्ती में चयनित दलित और पिछड़े अभ्यर्थियों के नाम पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पद दे दिया। तो मैंने बीजेपी को भी सबक सिखाने के लिए अपना कैबिनेट मंत्री पद छोड़ा, क्योंकि हमारे लिए आइडियोलॉजी बड़ी है, हमारे लिए मंत्री पद बड़ा नहीं है, राष्ट्रीय महासचिव का पद बड़ा नहीं है, एमएलए का पद बड़ा नहीं है, एमएलसी का पद बड़ा नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है हमारे महापुरुषों की विचारधारा, मिशन, वही हमारी थाती है, और इसको बचाने के लिए हम किसी से भी टकरा जाते हैं। हमें पहाड़ से भी टकराना पड़े तो भी मैं टकरा जाऊंगा, लेकिन मैं विचारों से समझौता नहीं कर सकता। तो क्या सर्वजन हिताय यानी कि सबका हित नहीं होना चाहिए, सब लोग सुखी ना रहे? सर्वजन हिताय सब, देखिए, जो पहले से हजारों साल से मलाई खा रहे हैं, हजारों साल से सभी पदों पर 100% कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जो 10% लोग 90% पदों को एंजॉय कर रहे हैं, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? वो तो खुद ही पहले से धन धरती शिक्षा सामान सब कुछ उनके पास है, उनके पास सरकारी नौकरियां हैं, उनके पास खेत भी 70% है, उनके पास रोजगार भी 70% है। जब सब कुछ उनके पास है तो हमें प्राथमिकता उसकी देनी है जो समाज में हजारों साल से धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया गया हो, और जिसका धन धरती शिक्षा सम्मान हर लिया गया हो। आज उसको आरक्षण की जरूरत है, उसको सहारे की जरूरत है, उसको प्रतिनिधित्व की जरूरत है, उसको संवैधानिक संरक्षण की जरूरत है। जिसके पास हर दृष्टि से वो माला माल है, उसको संवैधानिक संरक्षण की आवश्यकता नहीं। अच्छा, ये जो आपकी नई पार्टी है, ये किस रूप में काम करेगी? क्या इसका मोटिव क्या है नई पार्टी का? मानव काशीराम जी का नारा था बहुजन हिताय, बहुजन सॉरी एक नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इसी फार्मूले पर मैं समाज के सभी लोगों को, समान विचारधारा के लोगों को एक जगह मंच पर लाएंगे। इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, गरीबों, मजदूरों, किसानों के हितों की सर्वोच्च प्राथमिकता सुनिश्चित करते हुए सत्ता शासन में समानुपातिक भागीदारी भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो ये 12 तारीख को आपकी जो ये पहली रैली होने जा रही है, इसके बाद इसको आप 22 तारीख को, इसके बाद 2024 का चूंकि चुनाव सामने है, तो क्या आपकी पार्टी अकेले चुनाव में उतरेगी या किसी दल को समर्थन? क्योंकि ऑलरेडी देखिए, कुल मिलाकर के 22 फरवरी को
दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर नई पार्टी का ऐलान करूंगा। आज वर्तमान में जो देश की बदहाली है कि आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, देश के नौजवानों को बेरोजगार बनाया जा रहा है, महंगाई से आम लोगों का जीना हराम कर दिया गया है। आज देश गरीबों का हो गया है क्योंकि सरकार खुद ढोल पीटती है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। यानी 80 करोड़ लोगों को इस सरकार ने गरीब, मजलूम, बेचारा बना दिया, जिनकी रोटी का आधार 5 किलो 10 किलो चावल रह गया, जिनकी जिंदगी का मकसद 5 किलो 10 किलो चावल रह गया, तो स्वाभाविक रूप से आज देश बर्बादी की ओर है। यही नहीं, आज किसानों पर लाठियां भाजी जा रही हैं, रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यानी लाभकारी मूल्य दिलाना तो दूर, लाठियों से स्वागत किया जा रहा है। जिन व्यापारियों ने कभी वोट और नोट दोनों दिया था, उनकी भी कमर तोड़ने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोकतंत्र की आवाज को कुचलने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आज हथियार बनाकर विपक्षी पार्टी के नेताओं की आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। संविधान के साथ मजाक किया जा रहा है। ये पहली सरकार है जो देश की सारी संपत्तियों और सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में औने पौने दामों में बेचने का पाप कर रही है। जैसा कि सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। यानी जिन विभागों में सरकारी नौकरियां मिलने की नौजवानों को उम्मीदें थी, उन उम्मीदों का भी कत्लेआम हो रहा है। ऐसी हालात में इंडिया अलायंस इस समय देश की आवश्यकता है और सबको मिलकर उसको मजबूत करना चाहिए। इंडिया अलायंस के साथ आप जाएंगे आने वाले दिनों में? अब स्वाभाविक रूप से पार्टी तय बन जाने के बाद हम लोग सामूहिक रूप से फैसला करेंगे, लेकिन वर्तमान परिवेश में आज इंडिया अलायंस देश की मांग है। राहुल गांधी से कोई बातचीत इस दौरान आपकी? अभी चूंकि मैं अपने कार्यक्रम में लगा हूं, कोई अभी न बात, न चीत, न मुलाकात। पार्टी बनने के बाद हर चीज की होगी शुरुआत। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ किया कि 22 तारीख को उनकी पार्टी की रैली है और उसके बाद आने वाले दिनों में वो फिलहाल इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं और उनका मानना है कि इंडिया गठबंधन ही फिलहाल एक ऐसा गठबंधन है जो देश को आगे ले जा सकता है। विवेक राय, बीपी लाइव के लिए।